गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रेंड, उनको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए फ्रेंड, आप सबको पता होगा जो वन स्थिति रिपोर्ट आता है, फॉरेस्ट सर्वे वाला रिपोर्ट, वो प्रति 2 वर्ष पे आता है। ठीक है, हर 2 वर्ष के बाद आता है। इससे पहले 2019 में आया था, अभी पिछले वर्ष 2021 में आया है, अब 2023 में आएगा। तो जो अभी नया वाला 2021 में आया है ना दोस्तों, ये 17वां रिपोर्ट है। कौन सा नंबर का रिपोर्ट है? 17वां नंबर का रिपोर्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम ये 1987 में प्रकाशित किया गया था। सबसे पहले ये कब प्रकाशित हुआ था फ्रेंड? 1987 में। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप एकदम ध्यान से सुनिए कि ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पे आता है। ये इसका 17वां रिपोर्ट था और ये इस बार का जो रिपोर्ट है वो कौन से सैटेलाइट से लिया गया है, मतलब रिपोर्ट नहीं, उसको कौन से सैटेलाइट से इसका डेटा लिया गया है, तो वो सैटेलाइट का नाम है फ्रेंड रिसोर्ससैट 2। ठीक है, ये ध्यान देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य रखा गया था कि देश में कुल भूभाग का 33% भाग वन रहे का क्षेत्र होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो राष्ट्रीय वन नीति आया था ना 1988 में, उसमें क्या लक्ष्य रखा गया था कि अगर हमारे पूरे देश में मान लीजिए ये 100 यूनिट का पूरा एरिया है, तो इसमें 33 यूनिट जो है वो पेड़ पौधा होना चाहिए, वन होना चाहिए। उसके बाद चलिए फ्रेंड देखते हैं भारत में वन आवरण कितना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ठीक है फ्रेंड, तो परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा याद रखिएगा फ्रेंड्स, परसेंटेज से पूछ लिया जाता है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवरण है, तो आप बोलेंगे 21.71%। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उसके बाद 2019 के रिपोर्ट की तुलना में भारत के वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। अगर आपसे पूछा जाए जो 2019 वाला रिपोर्ट था, 16वां रिपोर्ट, उसके कंपैरिजन में इस बार कितना वृद्धि हुआ है, तो 15 से 40 वर्ग किलोमीटर, मतलब 15 से 40 किलोमीटर स्क्वायर में वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, और ये परसेंटेज में कितना है, तो 0.22%। उसके बाद भारत में वृक्ष आवरण देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। देखिए फ्रेंड, वो वन आवरण था। वन आवरण मतलब जो बहुत बड़े क्षेत्र में वन का फैलाव होना, और ये वृक्ष आवरण है। ठीक है, वृक्ष आवरण का परसेंटेज कितना है फ्रेंड? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91%। कितना है फ्रेंड्स? 2.91%। और अगर किलोमीटर स्क्वायर में पूछा जाए तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% अधिक है। और अगर ये 16वां रिपोर्ट 2019 से कंपेयर किया जाए तो 0.76% वृक्षावरण बढ़ा है, और ये 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़ों के बारे में देखते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वन आवरण हमारे पास कितना है, तो वन आवरण है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत में 21.271%, और वृद्धि कितनी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 15
1640 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वृक्षावरण के बारे में पूछा जाए तो वृक्षावरण है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 2.91%, वृद्धि हुई है 721 किलोमीटर स्क्वायर की। और अगर कुल पूछा जाए फ्रेंड तो वृक्ष और वन दोनों मिला के अगर पूछा जाए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने क्षेत्रफल पे वन और वृक्ष हैं, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। और ये टोटल दोनों मिला के परसेंटेज कितने हो जाते हैं, तो 24.62%। देखिए फ्रेंड, अभी भी हम लोग 33% के आसपास नहीं हैं। कुल कितना है, 24.62% है। और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम सब। आगे है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। जो सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं फ्रेंड, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, ये क्षेत्रफल मत याद रखिएगा कि कितने क्षेत्रफल पे, इतना हम लोग नहीं याद रख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि किसी राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पे है, तो सबसे अधिक वन है दोस्तों मध्य प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन है, तो पहले नंबर पे हरियाणा, दूसरे नंबर पे पंजाब और तीसरे नंबर पे गोवा। चलिए मेरे साथ आप लोग 2 बार बोलिए। सबसे अधिक वन वाले क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों। और सबसे कम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन वाले राज्य हो जाएंगे हरियाणा, पंजाब, गोवा। हरियाणा, पंजाब, गोवा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, गोवा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन है, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है वनों में, तो बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश, जिसमें 647 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे उड़ीसा। तो बस याद क्या रखेंगे, ये क्षेत्रफल नहीं याद रखेंगे। बस अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन आवरण करने वाले, वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। उसके बाद चलिए सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान वाले राज्य कौन कौन है, मतलब कहाँ पे सबसे अधिक ह्रास हुआ है, मतलब कमी हुई है वनों की, तो फर्स्ट पोजीशन पे अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे मणिपुर, थर्ड पे नागालैंड। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। और सबसे अधिक कमी कहाँ पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम सब। उसके बाद है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ पे है, तो फिर बोलेंगे मिजोरम में सबसे अधिक है, 84.53% है। सोचिए, मिजोरम का ये एरिया अगर 100% है तो इसके 84% एरिया में वन है। ठीक है, तो सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। ठीक है, ये सब नॉर्थ ईस्ट के राज्य में ही सबसे अधिक वन है। मिजोरम में फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड पे, तीसरे पे मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ऐसे यूनियन टेरिटरी कौन है जहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन है, तो पहले पे लक्षद्वीप हो जाएगा, दूसरे पे अंडमान हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अंडमान लक्षद्वीप में कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट पोजीशन पे सबसे अधिक वन में प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप है, मतलब यूटी में फ्रेंड, और लक्षद्वीप सेकेंड पे अंडमान है। अब चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े, जो भारत में मतलब डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, बहुत घने वन जो हैं भारत में, वो सबसे अधिक कहाँ पे हैं, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है दोस्तों, 21,095 किलोमीटर स्क्वायर। जो मध्यम रूपी वन होते हैं फ्रेंड, मध्यम रूप से घने वन जो होते हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे
सबसे अधिक है 34,341 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर ओपन फॉरेस्ट पूछा जाए फ्रेंड्स, तो ये सबसे बड़े एरिया में है और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ओपन फॉरेस्ट खुला वन 36,465 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, आगे के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये पूरा देश मान लीजिए 100 यूनिट वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का है, तो इसके कितने क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों? तो ये है 74,710 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, जो कि कुल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 2.27%। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये याद रखने वाली बात है कि अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड, वहाँ पे है। ये कितना किलोमीटर स्क्वायर है? तो 2,932 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन कौन है, मतलब सबसे बड़े एरिया पे कौन है फ्रेंड, तो वो है आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और अगर पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो है पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें 96.83% पे वन ही वन है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने मिलियन टन कार्बन स्टॉक है, तो हमारे पास 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र जो है आप सबको पता होगा सुंदरबन के एरिया में। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पे देश में कुल मैनग्रोव वन या कच्छ का रन जो है वो है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.515% है। तो हमारे देश में कुल मैनग्रोव या कच्छ वन कितने परसेंट एरिया पे है, तो 0.15% एरिया पे। और कितना है, तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर पे मैंग्रोव या कच्छ का वन है। उसके बाद 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम सब। अगर पूछा जाए कि प्रथम स्थान पे कौन सा वन है मैंग्रोव में, ये हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे अधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे में गुजरात में, और तीसरे नंबर पे अंडमान में। फर्स्ट पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान। ठीक है फ्रेंड, सर्वाधिक मैंग्रोव में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो फर्स्ट पे उड़ीसा, सेकेंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ और रिपोर्ट्स है। स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है फ्रेंड, ये ये 2022 में आया रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो FAO है ना फ्रेंड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रति 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। ये भी द्विवार्षिक रिपोर्ट है दोस्तों। 1990 से 2020 के बीच में 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात है फ्रेंड। 1990 से 2020 के बीच में, ठीक है फ्रेंड, 30 सालों में 420 मिलियन हेक्टेयर टन वन जो है वो नष्ट हो गए हैं। 30 वर्षों में 10.34% वन में कमी हुई है। ठीक है फ्रेंड, 2015 से 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं।
विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31 कवर करती है। देखिए फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट एरिया में वन है, तो 31% एरिया में वन है। और कितना पूरा क्षेत्र है, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर, 4.06 बिलियन हेक्टेयर। इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। उसके बाद चलिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखते हैं 2021 में आया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 IQ एयर, ये स्विस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये स्विस संगठन द्वारा जारी किया जाता है कि द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के। सोचिए फ्रेंड, जो टॉप 15 है ना शहर, जो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड है जहाँ का, उस 15 शहर में से 10 भारत के शहर है। सबसे कम प्रदूषित देश जो है वो न्यू कैलेडोनिया है। कौन सा है फ्रेंड? न्यू कैलेडोनिया जो है वो सबसे कम प्रदूषित देश है। ध्यान देंगे, न्यू कैलेडोनिया जो है वो सबसे कम प्रदूषित देश है। अब चलिए देखते हैं सबसे प्रदूषित देशों की सूची कौन कौन सी है। तो प्रथम स्थान पे बांग्लादेश है, ये याद रखेंगे दोस्तों। सबसे प्रदूषित देशों की सूची में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? बांग्लादेश है। दूसरे पे चाड है, तीसरे पे पाकिस्तान है, तजाकिस्तान चौथे पे है और भारत का स्थान 5वां है। भारत का स्थान क्या है दोस्तों सबसे प्रदूषित देशों में? तो इतना नहीं याद रखिएगा, बस याद रखिएगा कि सबसे कम मैं बोल रही हूँ। सबसे अधिक प्रदूषित देशों में फर्स्ट पोजीशन पे बांग्लादेश है। सबसे अधिक प्रदूषित देशों में फर्स्ट पोजीशन पे बांग्लादेश है और भारत का स्थान 5वां है। सबसे अधिक प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 5वां है और बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद है सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, जो कैपिटल टाउन होगा दोस्तों सबसे अधिक, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे नई दिल्ली है। फ्रेंड याद रखिएगा, भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वो दुनिया की सबसे अधिक पॉल्यूटेड राजधानी है, ठीक है। और दूसरे पोजीशन पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बस ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे प्रदूषित शहर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे प्रदूषित शहर में अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थान पे भिवाड़ी है। ध्यान देंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है भिवाड़ी, जो कि राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान का भिवाड़ी जो है शहर जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित है। और दूसरे स्थान पे गाजियाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश भारत में है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, चलिए उसको देखते हैं। वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों। ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिलता है ना समुद्र के किनारों को मतलब समुद्र माफ़ कीजिएगा दोस्तों, समुद्र को मिलता है दोस्तों। तो फिर जिस समुद्र को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके जो बीच होते हैं उसकी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई और रख रखाव किया जाता है। तो वर्ष 2021 में हमारे 2 कौन से समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिला है? तो एक है कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु, एक है ईडन समुद्र तट पुडुचेरी। ऐसे याद रखेंगे फ्रेंड, कोवलम तमिल और ईडन पुडुचेरी। ईडन पुडुचेरी, देखिए फ्रेंड, ईडन डी है, ईडन तो पुडुचेरी इसमें भी 2 आ रहा है। और कोवलम तमिल ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। भारत में अभी कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा चुका है। अभी भारत में वर्तमान में कितने ब्लू फ्लैग वाले समुद्र तट हैं? तो कुल 10 है। पहले 8 थे दोस्तों, और कोवलम और ईडन को भी शामिल कर लिया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रमाणन राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, जो समुद्र तटों को स्वच्छ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस लाइन को याद रखेंगे फ्रेंड। पूछा जाएगा कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये डेनमार्क का है एक फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम सब। आगे है दोस्तों, वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ, ठीक है फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको अभी आप लोग रिवाइज करेंगे फ्रेंड, क्योंकि अब हमारे पास कुल 75 रामसर साइट हो गई है, ठीक है ना। अभी हाल में ही कुछ और वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो अभी कुछ इससे पहले का डेटा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि
भूमि देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये कौन कौन सा है? आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत में इसमें 1982 में शामिल हुआ, ये याद रखिएगा फ्रेंड। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1982 में। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या कुल 49 हो गई थी। 49वां रामसर स्थल के रूप में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग 75 रामसर साइट हो गए, ठीक है। ये इसमें 49 तक की बात की गई है क्योंकि ये मार्च तक का ही अपडेटेड डेटा है, उसके बाद नहीं लिया गया है। लेकिन अभी हाल में ही अगस्त मंथ में, जुलाई और अगस्त मंथ में और बहुत सारे रामसर साइट बने हैं भारत में, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि ये 49th रामसर साइट था बखीरा दोस्तों। तो ये बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में है। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट। जो 48वां रामसर साइट बना था फ्रेंड्स, वो था खिजारिया वन्यजीव अभयारण्य, जो गुजरात में है। कहाँ पे है? खिजारिया गुजरात में है। और 49 था बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद वर्ष 2021 पे रामसर अभिसमय में, मतलब रामसर कन्वेंशन में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियां देख लेते हैं फ्रेंड, जो पिछले वर्ष शामिल हुई थी। तो इसका याद रखिएगा फ्रेंड। हैदरपुर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश। हैदरपुर कहाँ पे फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। देखिए फ्रेंड, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है। भिंडावास कहाँ पे है? हरियाणा में है। बधावन कहाँ पे है? गुजरात में है। और थोल कहाँ पे है? गुजरात में है। तो देखिए, हरियाणा से 2 याद रखिएगा, सुल्तानपुर भिंडावास। हरियाणा से सुल्तानपुर भिंडावास, गुजरात से बधावन और थोल, और उत्तर प्रदेश से हैदरपुर। उत्तर प्रदेश से फ्रेंड हैदरपुर। वर्ष 2020 में रामसर कन्वेंशन में शामिल भारत की 5 आर्द्र भूमियां देखते हैं। 2020 वाले भी। आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है फ्रेंड? उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा, आसन कहाँ पे है? उत्तराखंड। आसन उत्तराखंड। कांवरताल बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट बिहार के एग्जाम्स के लिए दोस्तों। बिहार का जो बेगूसराय में कांवरताल झील है, उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया। और ये कहाँ पे है? बिहार में है। 2020 में इसको दर्जा दिया गया था। लोनार कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर, जिसको कीथम झील भी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में। ये अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सुर सरोवर झील, जिसको अभी रामसर साइट का दर्जा हाल में ही मिला है, वो कौन से राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है सुर सरोवर झील, और इसका दूसरा नाम कीथम झील भी है। तसोकर आर्द्र भूमि परिसर, ये आप सबको पता भी होगा क्योंकि ये बहुत लाइमलाइट में रहा था, लद्दाख में है, ठीक है फ्रेंड। इसको भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। देखिए फ्रेंड, जो यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके, वहाँ के 175 से अधिक जो स्थल है वो रामसर साइट में सूचीबद्ध हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। ये याद रखिएगा फ्रेंड। जो रामसर साइट है उसमें पहला जो स्थल का कुछ शामिल किया गया था, स्थल का वेटलैंड, वो है ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग। कौन है फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग, ठीक है। कोबोर्ग प्रायद्वीप है एक प्रकार का। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का कौन सा मतलब स्थल है, वेटलैंड है, जो पहला था रामसर स्थल? तो भारत से है चिल्का झील। कौन सा है फ्रेंड? चिल्का झील कहाँ पे है फ्रेंड? उड़ीसा में। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन है फ्रेंड? सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया कौन है भारत में? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसका 2549 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फल क्षेत्र आर्द्र भूमि है। मतलब ये जो सुंदरबन वेटलैंड है उसका 96.76% जो है वो आर्द्र भूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल, ये देखिए पूछा भी जा चुका है एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के एग्जाम में। रेणुका वेटलैंड है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? रेणुका वेटलैंड। ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिकी बैराज है। ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगर पूछा जाए भारत का पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड कौन है फ्रेंड, तो वो हरिके बैराज है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरिके बैराज कहाँ से निकलती है, ठीक है दोस्तों।
भारत का पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड कौन सा है? हरि के बैराज है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं हम सब। अब देखते हैं तेंदुआ, जिसको लियोपार्ड बोलते हैं, लेपार्ड दोस्तों। तेंदुआ की जो गणना हुई थी फ्रेंड 2018 में, ये रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 21 दिसंबर 2020 को ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12,852 है। ध्यान देंगे दोस्तों, भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 12,852 है। उसके बाद सबसे अधिक तेंदुआ कहाँ पे है? तो फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे बिहार है। ये याद रखिएगा फ्रेंड, बिहार के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में कुल कितने तेंदुए हैं फ्रेंड? तो ये 98 तेंदुआ है बिहार में, और पूरे देश में बिहार जो है वो 5वें स्थान पे आता है तेंदुआ की संख्या में। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। कुल तेंदुआ कितना है? 12,852। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, 2014 से 18 के बीच में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए हैं, 8,071। उसके बाद बाघ गणना रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ गणना रिपोर्ट ये भी 2018 में आई थी, लेकिन 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुई थी, क्योंकि 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967, याद रखिएगा 2967। 2014 से 18 के बीच में बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। देखिए, लेपर्ड तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है, और बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 526 बाघ, कर्नाटक में दूसरे नंबर पे सबसे अधिक बाघ, उत्तराखंड में तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश में चौथे, और बिहार जो है 5वां नंबर पे। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये फर्स्ट और फिफ्थ जो है ये याद रखिएगा कि हम लोग लेपार्ड में भी 5th पोजीशन पे आते हैं बिहार, और बाघ की संख्या में भी बिहार 5th पोजीशन पे आता है। लेपार्ड हम लोग के पास 98 है, और बाघ बिहार के पास कितने हैं? तो 31 है। बाघ कितने हैं दोस्तों? 31 है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है। उसके बाद चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश में सबसे ज़्यादा बाघ है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक टाइगर कहाँ पे है, सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है, तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है फ्रेंड, इसमें सबसे अधिक बाघ है 231। कितने बाघ है दोस्तों? 231 बाघ है। देश के 3 अभयारण्य, क्या क्या नाम है? डाम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो 3 अभयारण्य है ना, डाम्फा, बुक्सा और पलामू, इसमें एक भी बाघ अब नहीं बचा है। भारत में कुल बाघ की आबादी का 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं, और विश्व के कुल बाघ की आबादी का 70% बाघों का भारत में निवास है। देखिए फ्रेंड, विश्व में अगर मान लीजिए कुल 100 बाघ है, तो उसमें 70 भारत में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री बिल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये 3 नए टाइगर रिजर्व जो बने हैं भारत के, वो देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्री बिल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, मेगा मलाई याद रखिएगा फ्रेंड नाम, मेगा मलाई कहाँ पे है? तमिल में है। मेगा मलाई कहाँ पे है दोस्तों? तमिल में है टाइगर रिजर्व। ये भारत का 51st मतलब 51वां ये है टाइगर रिजर्व है, और तमिलनाडु का 5वां है। तो ये मत याद रखिएगा कि तमिलनाडु का 5वां है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये भारत का 51वां है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है दोस्तों? ये राजस्थान में है, और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, और राजस्थान का 4था है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है, और ये भारत का 53वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। तो ये याद रखिएगा, मेघामलाई तमिलनाडु, रामगढ़ विषधारी राजस्थान, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। COP26 जो स्कॉटलैंड में हुआ है फ्रेंड, ग्लासगो में,
स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में हुआ है फ्रेंड, वो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। COP26 सम्मेलन जो हुआ है, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का ये 26वां सम्मेलन था। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और इसमें पंचामृत का मंत्र दिया गया। ये पंचामृत आप याद किए बिना एग्जाम में नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए पंचामृत मतलब 5 अमृत जैसे, मतलब 5 कुछ मंत्र दिया गया। पहला क्या है फ्रेंड, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। मतलब जो हम लोग गैर जीवाश्म पे आधारित जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ना फ्रेंड, जैसे सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से, टाइडल एनर्जी से, भूकंपीय ऊर्जा से, ये सब जो भी चीज़ से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं दोस्तों, तो 2030 तक हम इस कितना ऊर्जा उत्पन्न करेंगे इन सब चीज़ों से, 500 गीगावाट। कितना करेंगे फ्रेंड, 500 गीगावाट 2030 तक। उसके बाद दूसरा पंचामृत में दूसरा नंबर पे क्या है दोस्तों, भारत 2030 तक 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगा। मतलब अगर हमें 100 यूनिट ऊर्जा की ज़रूरत होगी ना फ्रेंड, तो 2030 तक हम 50% जो है वो सोलर एनर्जी से प्राप्त करेंगे। 50% ऊर्जा जो है वो सोलर एनर्जी से प्राप्त करेंगे। तीसरा पंचामृत क्या है फ्रेंड, भारत अब से लेके 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मान लीजिए अभी 2022 है ना, तो अगले 8 वर्षों में 2030 तक इसको करना है। जो अभी हमारा कार्बन स्टॉक है ना, जो कार्बन स्टॉक नहीं, जो कार्बन इमिट करते हैं हम लोग, कार्बन उत्सर्जन, तो अभी से लेके अगले 8 वर्ष मतलब 2030 तक में हम लोग 1 बिलियन मतलब 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा पंचामृत क्या है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। मतलब 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी है फ्रेंड, उसको 45% से कम कर लेगा भारत। उसके बाद है 5वां पंचामृत कौन सा है, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, कब तक भारत नेट जीरो एमिशन करेगा। नेट जीरो मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगे। नेट जीरो का मतलब है हम जितना अधिक कार्बन उत्सर्जित करेंगे, हम उतना कार्बन को सोख भी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो 2070 तक हम लोग नेट जीरो का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नोट है कुछ। ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पहल की शुरुआत की। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की पहल की शुरुआत ग्लासगो में की गई है। COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA पे हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है। आप सबको पता होगा फ्रेंड, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी राजधानी यहाँ पे है, गुरुग्राम हमारे भारत में है। और ये किसकी पहल से शुरुआत की गई थी, तो भारत और फ्रांस के पहल से इसकी शुरुआत की गई थी। जब पेरिस समझौता हुआ था ना, जो 21वां नंबर का हुआ था 2015 में, तो उसी के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी फ्रेंड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और इसकी हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम भारत में है। और इसमें शामिल होने वाला जो है वो 101वां देश अमेरिका बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स। वर्ष 2022 में COP27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन मिस्र, इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो अभी अगले साल नहीं फ्रेंड्स, अभी इसी वर्ष जो होगा COP27 जो होगा, COP27 2022 में वो इजिप्ट में होगा। कहाँ पे होगा, देखिए फ्रेंड, COP26 कहाँ पे हुआ, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। COP27 कहाँ पे होगा, तो इजिप्ट में होगा। और COP28 जो अगले वर्ष होगा फ्रेंड, वो UAE में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, UAE में होगा। तो उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट है। हाँ चलिए, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको हम लोग देख लेते हैं
क्या है 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव नतीजा। आप सबको पता होगा 2022 में 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश का 18वां विधानसभा चुनाव हुआ था 403 सीट पे, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा की सीट है? 403, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। कितने चरण में चुनाव हुआ था ये सब हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें किसकी जीत हुई थी? तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी 255 सीटों पे। बस इसमें याद रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 403 है। पंजाब में 15वां विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, और पंजाब में विधानसभा की सीट कितनी है? 117। ध्यान देंगे दोस्तों, पंजाब में 117 है और आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद उत्तराखंड में कितनी विधानसभा की सीट है दोस्तों? 70। कितने हैं दोस्तों? 70, और इसमें भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी 47 सीटों पे। उसके बाद है फ्रेंड्स कि गोवा में कितने विधानसभा की सीट है दोस्तों? तो गोवा में 40 विधानसभा की सीट है, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई 20 सीट से। उसके बाद मणिपुर में कितनी विधानसभा की सीट है? तो 60 सीट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है 32 से। उसके बाद बस ये वाले फैक्ट्स हैं ना फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट, पंजाब में 117 सीट, उत्तराखंड में 70 सीट, गोवा में 40 सीट और मणिपुर में 60 सीट। मणिपुर में कितनी विधानसभा की सीट है फ्रेंड? 60 सीट है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।